नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दावा किया गया कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा नहीं होगी। भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है। इसके बावजूद बंगाल में रिजल्ट के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या की गई, कहीं टीएमसी के दफ्तर को फूंका गया। आखिर ये उपद्रवी कौन है? बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ये आखिर क्यों हो रहा है? ये तमाम तस्वीरें आपके सामने रखते हुए बंगाल के रिजल्ट के बाद जो पॉलिटिकल टेंशन खड़ी हुई है, जो संवैधानिक संकट भी खड़ा हुआ है, उस पर भी बात होगी। बताऊंगी ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या होगा। 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आएगी या नहीं आएगी? राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार है? हमारा संविधान क्या कहता है? राहुल गांधी ने अब घुसपैठिए वाला मुद्दा क्यों उठाया है? ये तमाम खबरें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात बंगाल में रिजल्ट के बाद इस हिंसा की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंगाल चुनाव नतीजे के करीब 40 घंटे बाद भी बंगाल में हिंसा जारी है। कोलकाता की न्यू टाउन इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता को पीट पीट कर मार डाला गया। हत्या का आरोप टीएमसी समर्थक पर लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या के बाद लोगों ने हंगामा किया, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो वहीं कोलकाता के हॉग मार्केट में भी भारी बवाल हुआ। धर्मतल्ला में टीएमसी दफ्तर को बुलडोजर से ढा दिया गया। कोलकाता से सटे हुए हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी कार्यालय में आगजनी हुई। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि बीजेपी समर्थक जो हैं वो हैं इस आगजनी के पीछे। चुनाव के बाद हिंसा केवल कोलकाता और हावड़ा में ही नहीं, जलपाईगुड़ी से लेकर साउथ 24 परगना तक हुई। आसनसोल में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में जबरदस्त झड़प और आगजनी हुई। जलपाईगुड़ी में बीजेपी ने टीएमसी पर हमला करने का आरोप भी लगा दिया। कुछ बयान आप सुने, कुछ तस्वीरें आप देखें और उसके बाद फिर चर्चा को खोलते हैं। জলপাইগুড়ি কনস্টিটুয়েন্সির যিনি তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন তিনি এবং তার লোকজনরা মিলে আমাদের কার্যকর্তাদের উপরে হামলা চালিয়েছে এবং খুব ভয়ঙ্করভাবে আহত দু একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি আছে। কারো কারো গাল পুরো ফেটে গেছে, বুকে খুপড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এবং 2 রাউন্ড গুলিও চালানো করা হয়েছে। মানে ইনফ্যাক্ট যদি বলি অ্যাটেম্প টু মার্ডার, এই রকমভাবে এদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। অবিলম্বে ওই তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীকে অ্যারেস্ট করতে হবে। বিভিন্ন ক্লাব দখল, বিভিন্ন স্কুল দখল, বিভিন্ন অঞ্চল দখল, বিভিন্ন বাড়ি দখল, দোকান ভাঙচুর, এবং কি আমার বাড়িতে সেই 11:15টার দিকে আমার বাড়িতে প্রায় 1 থেকে 1,500 লোক সেখানে ঢুকে, সেখানে আমি প্রতিরোধ করি। আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আমার সংবিধান দেয়। हमारे साथ 2 खास मेहमान दमदार 10 में स्टूडियो में मौजूद हैं। अजीत द्विवेदी जी हैं, अमिताभ तिवारी जी हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। तस्वीरें तो हम कल से ही देख रहे हैं, लेकिन रात को ये तस्वीरें और ज्यादा बढ़ जाती हैं अजीत जी। और हमने ये देखा, ये जो हिंसा है, अब चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता का मर्डर हुआ हो, चाहे टीएमसी का दफ्तर फूका गया हो, या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी टीएमसी के दफ्तरों को भी वापस अपने पास ले रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये भी जो है पूरी ताकत के बल के साथ उस पर कब्जा करके टीएमसी अपनी राजनीति कर रही थी। तो अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। हो क्या रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में? देखिए, ये जिस तरह का जो एक नैरेटिव बना था और एक माहौल भी बना था, सही भी था, सिर्फ नैरेटिव नहीं था कि 2.5 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती है और पुलिस भी अब तो न्यूट्रल हो जानी चाहिए है, क्योंकि एक समय तक कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी की सरकार है तो पुलिस जो है वो उनके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम करती है। लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, काउंटिंग के बाद तो अब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तो पुलिस को भी न्यूट्रल हो जाना और इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद अगर हिंसा हो रही है तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इससे ये पता चलता है कि अगर इतने इंतजामात नहीं किए गए होते तो क्या तस्वीर होती। और दूसरा जो हमने कल भी कहा था इस हिंसा की तस्वीर को देख करके कि ये बहुत रैंडम हिंसा है। और हम लोग जानते हैं, जो चुनाव कवर करते हैं ग्राउंड पर, जिन्होंने देखा हुआ है कि कितना तनाव होता है, खासतौर से नजदीकी मुकाबलों में। जो न्यू टाउन की बात कर रहे हैं, राजारहाट में सिर्फ 300 कुछ वोट से फैसला हुआ है, उसमें भी पहले तृणमूल कांग्रेस का आदमी जीत गया, रिकाउंटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीत गया। तो जितना तनाव होता है, उस तनाव की बड़ी नेचुरल ये जो इसकी परिणति होती है कि एकदम से दोनों के वर्कर भिड़ जाते हैं। कई बार ये प्लान नहीं होता है बहुत टाइम। तो
ये इसके पहले जो बंगाल में हिंसा होती थी वो बड़े प्लान्ड तरीके से होती थी, इंस्टीट्यूशनल तरीके से और होती थी, ज्यादातर वन साइडेड होती थी। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस जब जीतने लगी तो उसके लोग करते थे, उसके पहले लेफ्ट के लोग करते थे। लोग आइडेंटिफाई किए गए रहते थे कि इन्होंने डिफाई किया है हमारे डिक्टेट को, इन्होंने हमारे खिलाफ वोट बहुत किया है। तस्वीरें देख रही हूँ, कुछ तस्वीरें तो मैं गांव से भी देख रही हूँ जहां पर महिलाएं और बच्चे तक जो है वो बहुत खुशियां मना रहे हैं कि चलो टीएमसी की सरकार गई, उनका झंडा गिरा रहे हैं। एक तस्वीर मैंने देखी, महुआ मोइत्रा ने पोस्ट की, वो कह रहे हैं कि देखो ऐसे परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई। अब ये भी तस्वीर सामने आ रही है। खैर मेरे मन में तो सवाल ये भी आया कि अब जो रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्मभूमि है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि है, वहां पर लेनिन अभी भी जिंदा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, बंगाल की संदेश खाली में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है और नाजर थाना क्षेत्र में जबरदस्त बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। भारी फोर्स तैनात की गई है और सुरक्षा बलों पर उपद्रवियों ने फायरिंग भी की है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखाना इसलिए जरूरी है, उनका ये पोस्ट दिखाना इसलिए जरूरी है कि अभी तक विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, सियासी घमासान खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर अटैक किया। उन्होंने कहा लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता, पहचानना मुश्किल नहीं। क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहा जाए? और फिर आगे वो कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार चोरी से बनाई गई। तो ये जो नया घुसपैठिए वाला वो जो नोशन खड़ा कर रहे हैं, ये घुसपैठ कैसे है? ये वोट चोरी वाली घुसपैठ है। अमिताभ जी, ये राहुल गांधी का टेम्पलेट है। राहुल गांधी जी क्या है कि ना वो डेटा समझते हैं, ना उन्हें कोई बताता है कि डेटा में एक्चुअली क्या रिजल्ट्स है। बंगाल में स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया था कि ममता बनर्जी ने ही मौका दिया है बीजेपी को पैर रखने के लिए बंगाल में, ये तो उनका ही स्टेटमेंट था, किसी और का तो था नहीं। बीजेपी ने तो उनको नहीं उकसाया था स्टेटमेंट देने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, 50 सीटें हैं, 100 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों का अगर वोट शेयर ऐड कर दें तो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। उसमें से 50 भाजपा जीती है और 50 टीएमसी जीती है। तो टेक्निकली तो 50 सीट कांग्रेस और लेफ्ट ने टीएमसी को हरवाया है और वो कह रहे हैं कि 100 सीटें वोट चोरी से हार गए वो। नंबर 1। नंबर 2, अगर यही बात है तो एसआईआर तो केरला में भी हुआ और तमिलनाडु में भी हुआ है। केरला में प्रचंड जीत है कांग्रेस पार्टी की, 102 सीटें 140 में से, और तमिलनाडु में भी एक नई पार्टी जीत करके आई है, हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो अगर वोट चोरी हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 राज्यों में हुआ और 2 में नहीं हो सकता था। अगर इनको अपने आरोपों को सीरियसली लेना है तो इनको यूडीएफ और टीवीके को, यानी विजय और सतीशन या केसी वेणुगोपाल जो भी बने या जो भी बनता है, रमेश चन्नीथल्ला बनते हैं, इनको मना कर देना चाहिए ये रिजल्ट एक्सेप्ट करने से, छोड़ देना चाहिए इनको। पर ये जो घुसपैठिए वाली बात हो रही है, जो अभी मैंने एक छोटा सा जिक्र भी अजीत जी इसी चर्चा की शुरुआत में किया कि आज जो टीएमसी के दफ्तर जो बकौल टीएमसी की लूटे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, हड़पे जा रहे हैं, उन्होंने किसके हड़प कर बैठे थे? वो तो कांग्रेस की हड़प कर बैठे थे। और अभी जो डेटा अमिताभ जी ने बताया, वो डेटा तो यही बोलता है कांग्रेस ने ही टीएमसी को जगह दी और टीएमसी ने बीजेपी को जगह दी, या यहाँ इंडिया अलायंस में भी कोई एक रूपता नहीं है? नहीं, वो तो नहीं ही है। ममता बनर्जी तो इंडिया अलायंस में थी ही नहीं, 2024 के चुनाव में तो नहीं थी, वो अकेले लड़ी थी और कांग्रेस ने अकेले अलग चुनाव लड़ा था। वो तो चुनाव के बाद, जीतने के बाद, नतीजों के बाद एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, पार्लियामेंट के अंदर ही वो एकता दिखती है, बाकी जगह वो एकता नहीं दिखती। और नैरेटिव के स्तर पर भी, जो अभी कहा अमिताभ जी ने, राहुल गांधी ने ये नैरेटिव खराब किया। वहां जाकर के ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने अपील की और वो चाहते थे कि ममता बनर्जी हारे। ये 284 सीटों पर नहीं तो लड़ने का कोई कारण नहीं था, और वो भी टारगेटेड सीटों पर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, जहां मुसलमान वोट ज्यादा संख्या में है, वहां टारगेट करके कांग्रेस लड़ी। तो कांग्रेस तो खुद ही तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रही थी वहां, और कांग्रेस और लेफ्ट के वोट से पहले भी इन दोनों का वोट जोड़े तो नतीजों को प्रभावित करने वाले वोट होते थे। टीएमसी का वोट चोरी तो राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने किया, लेफ्ट ने भी किया, उनका वोट चोरी किया और उसकी वजह से ये लोग हारे भी। तो नैरेटिव के स्तर पर भी और इलेक्टोरल लेवल पर भी कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, परसेप्शन भी बिगाड़ा और उनको इलेक्टोरली भी नुकसान पहुंचाया। और अब जो आप कह रही हैं, तो पूरी तृणमूल कांग्रेस जो है वो तो कांग्रेस से ही बनी थी। बिल्कुल ठीक। सारे नेता भी गए थे
सारे कार्यालय भी गए थे, सारा वोट भी गया था। तो अब वो अगर वापस लौटेगा तो राहुल गांधी इससे खुश हो रहे होंगे। इसमें देखिए अभी कह जो रहे होंगे अंदर अंदर खुश वो है, अंदर सही अंदर बात। वो खुश होंगे कि ममता बनर्जी हारी, वहां कांग्रेस के लिए एक ओपनिंग हो रही है। वोट चोरी पर विवाद के बीच ममता बनर्जी के बयान से बंगाल में नया संवैधानिक संकट भी खड़ा हुआ। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें हराया गया है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। आप सुने उनका बयान। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। ইট ইজ देयर ফোর্সফুল অ্যাটেম্প্ট টু ডিফিট আস। অফিশিয়ালি দে মে থ্রু ইলেকশন কমিশন ক্যান ডিফিট আস, বাট মরালি আই এম টেলিং ইউ দ্যাট উই ওয়ান দ্য ইলেকশন। ममता बनर्जी भले ही कह रही हूं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन 7 मई को बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में 7 मई के बाद वो मुख्यमंत्री ही नहीं रह जाएंगी, क्योंकि विधानसभा भंग होते ही विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। जिन्होंने 15 साल सत्ता भोगी, ऐसी पश्चिम बंगाल की ममता दीदी इस प्रकार का ट्वीट करती है, बयानबाजी करती है। क्या हमारा संविधान ये इनको अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान यही कहता है, अगर कोई नेता अपने पद से हटने को, यानी चीफ मिनिस्टर पद से हटने को इनकार करता है तो गवर्नर उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, गवर्नर उनको डिसमिस कर सकते हैं। और जो चुनाव में जो बहुमत से पार्टी आई, यानी भाजपा का नेता को पार्टी चुनाव लीडर के लिए वो निमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव हारने के बाद इस प्रकार की दीदी की मानसिक स्थिति होती है। अब उज्जवल निकम को आप सुन रहे थे, ये भी अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं। हाँ, तो बात ये है कि जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली में आप देखिए, जब आतिशी गवर्नमेंट में थी, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री थी, चुनाव हारा। अब आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन उसे स्वीकार किया उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी स्टालिन ने भी उनको भी इस्तीफा देना है, दे दिया उन्होंने, और सब इस्तीफा देते हैं। बस ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं, चेयर को पकड़े हुए हैं, और फिर अपने आप को कॉमन वुमेन भी कहती हैं। ये हम लोग भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती थी, सबसे खूबसूरत बात थी कि रिजल्ट कितना भी अनएक्सपेक्टेड हो, आप एकदम जीत के लिए उम्मीद करके बैठे हो और हार जाएं तब भी ग्रेसफुली जाकर के रिजाइन करते थे। हम लोग हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के 2004 के चुनाव की बात करते हैं, जिस समय हर व्यक्ति कह रहा था कि बीजेपी जीत रही, अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और पार्टी हार गई, उन्होंने जाकर के रिजाइन किया। उसी चुनाव में हर व्यक्ति कह रहा था कि चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीतेंगे। 2004 का चुनाव उन्होंने इतना काम किया था, कायाकल्प कर दिया था आंध्र प्रदेश का, चुनाव हार गए, उन्होंने जाकर के रिजाइन किया। इस चुनाव में शायद ही कोई पोलस्टर था, एक आध दो छोड़ दीजिए, जिसमें अमिताभ तिवारी हम लोग के बगल में बैठे हुए, इन्होंने कहा था कि डीएमके हारेगी, अन्यथा हर आदमी कह रहा था कि डीएमके जीत रही है। उतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, डीएमके हार गई, स्टालिन खुद कोलाथूर सीट से हार गए, और कल जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। और जब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से निकले इस्तीफा देकर के, तो उन्होंने रोड शो किया, सड़क के किनारे लोग रो रहे थे और स्टालिन भी रोए, लेकिन वो इस्तीफा देकर के आए। और ये ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता है, ये अपने को छोटा कर रही है, अपना कद छोटा कर रही है, ये इस भारत के लोकतंत्र को छोटा कर रही है, इस जनादेश को छोटा कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को छोटा कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, जो कल खत्म हो रहा है। आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर जो है उसके प्लीजर तक आप मुख्यमंत्री के पद पर आ सकती हैं। इसके बावजूद क्या ये प्रोविजंस नहीं समझती हैं वो कि टर्म खत्म हो रहा है, कल हम इस्तीफा दें या नहीं दें, हम चले गए हैं, जनता ने हमको हरा दिया है, 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रही है, ऐसी पोस्चरिंग कर रही है जिससे उनका कद नहीं बढ़ रहा है, उनकी पार्टी का कद नहीं बढ़ रहा है, उनका भी छोटा हो रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का, देश के लोकतंत्र का, सबको बिलिटिल कर रही है ममता बनर्जी। ये बहुत खराब बात है। इस बात के लिए उनकी पार्टी का कोई बोल नहीं सकता उनके अभी आपने जिन नेताओं का नाम लिया, कल ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप भी सुन रहे होंगे अमिताभ जी, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, मनमोहन सिंह का नाम लिया, उन्होंने तमाम जो बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने सबका नाम गिनाया।
वो सब भी रिजाइन करके हटे, मनमोहन राजीव- सिंह भी रिजाइन करके अपना पद छोड़ के सत्ता हस्तांतरित करके हटे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। राजीव गांधी का देखिए, राजीव गांधी का 415 का मैंडेट था और हार गए। सबसे बड़ी पार्टी थे 1989 में। राष्ट्रपति ने कहा कि आप आकर के शपथ लीजिए सबसे बड़ी पार्टी के नाते, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जनता ने हराया है। और ममता बनर्जी उनका नाम ले रही हैं और कह रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये जो ममता बनर्जी अमिताभ जी कर रही हैं, जिन बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर जो वो बात कह रही हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल लेना, इस्तीफा दे दे। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। 9 तारीख को नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी, नई सरकार चलेगी। कल वैसे ही कार्यकाल खत्म हो रहा है, हद से हद एक दिन का राष्ट्रपति शासन अगर लगाने की जरूरत भी पड़ी तो वो पड़ेगी। फिर भी ये नौटंकी। हार से बौखलाई हुई है ममता बनर्जी और हार को पचा नहीं पा रही। सही कह रही है वो कि वो नहीं हारी है, जनता ने उन्हें हराया है। तो वो जीती भी नहीं थी, जनता उन्हें जिताती थी। करेक्ट, वो तो नहीं जीत रही थी। बिल्कुल ठीक तो जनता जनार्दन है। जब जनता उनको जिता रही थी तब तक वो मुख्यमंत्री बनी हुई थी। जब जनता ने उनको उखाड़ करके फेंक दिया है, नहीं, वो जब कह रही है ना, चुनाव हार इलेक्शन गई हैं, कमीशन ने उन्हें हराया है। अब वही तो बात है ना नैतिक कि रूप भाई से जीत गई हैं। इलेक्शन कमीशन फिर भाजपा को केरल में भी जिता दे, भले ही 1 सीट आई हो, 2 सीट आई हो, 3 सीटें हैं शायद। एडीएमके को बचा लेती टीवीके के वेव से, बचा तो नहीं पाई। अरे भाई, जनता ने जिताया है। कोई इलेक्शन कमीशन, किसी इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है, जनता वोट डालती है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर ज्ञानेश कुमार वोट नहीं डालते, पहली बात। दूसरी बात कि मई 7 तक टर्म है, तो मई 7 को हाउस जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। सारे एमएलएस की मेंबरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। सारे एमएलएस के राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। उसमें किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो इस्तीफा ना भी दे तो ऑटोमेटिक उनकी एक मेंबरशिप 7 तारीख को खत्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर के विशेष पर वो केयर टेकर सीएम रह सकती हैं जब तक एक नया सीएम स्वर्ण इन नहीं होता। तो नया सीएम तो वैसे भी 9 तारीख को आ नहीं, जाएगा। और एक दिन वो जो की बात है। एसआईआर का हवाला भी देती हैं, आपके पास हो सकता है अमिताभ जी इसका डेटा भी हो, हाँ, तो आप SIR, दर्शकों के अच्छा सामने बोला रखें। आपने, अच्छा, हाँ। वो एसआईआर का रोना रो मैं रही बता हैं। देता हूँ, माफ हाँ। कीजिए, मुझे कहना पड़ रहा है, इतनी बड़ी लीडर है, लेकिन फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो रोना रो रही हैं, इसीलिए क्योंकि एसआईआर में जहां पर डिलीशन हुए हैं और बड़ी संख्या में हुए हैं, वहां पर भी तो टीएमसी जीत कर आई है। एसआईआर में जहां डिलीशन हुए हैं वहां पर कांग्रेस भी जीत कर आई है। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल के अमिताभ जी बात कर रही हूं, डेटा जो है वो आप बाकी दर्शकों के सामने क्या रखें। है कि पूरे बंगाल में बीजेपी ने 207 और टीएमसी ने 80 सीटें जीती हैं, ठीक है, और 5-6 जो अदर्स ने जीता है। यानी रेशियो क्या है सीट शेयर का? 71% बीजेपी ने जीता है सीटें और टीएमसी ने 27% और 2% अन्य दलों ने जीता। एसआईआर डिलीशंस, पहली बात तो एक बात बहुत ही गलत है कि हर सीट पर एसआईआर डिलीशन हुआ है। लगभग 50 सीटों पर वोटर बढ़े हैं, घटे नहीं है 2021 के कंपैरिजन में। और जिन 246 सीटों पर, लगभग 246 हैं, एसआईआर डिलीशंस की वजह से वोटर घटे हैं, उसमें से ममता बनर्जी ने 80 सीटें जीती हैं। ये क्या रेशियो है? 33% का। यानी पूरे राज्य में उन्होंने 27% सीटें जीती हैं, लेकिन जहां पर एसआईआर डिलीशन हुआ है वहां पर 33% सीटें जीती हैं। तो कौन सीटें ज्यादा जीत रहा है एसआईआर डिलीशन जहां पे हुई है? टीएमसी या भाजपा? टीएमसी। तो एसआईआर डिलीशन का जब कोई रोल ही नहीं है चुनाव में, तो फिर मतलब इसकी बोगी बजाने पे क्या चलने वाला है? एक आंकड़ा और है जो आज मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि टोटल 47 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर डिलीशन से कम है। मतलब जितने वोट कटे हैं उससे कम अंतर से डिसाइड हुई हैं 47 सीटें। उसमें 26 सीटें बीजेपी के फेवर में गई हैं और 21 सीटें ममता बनर्जी के फेवर में गई। फिर बताइए, अब बराबर है। ये भी 27% से ज्यादा है। सर, विपक्ष को अगर सरकार पर आरोप लगाना ही है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना ही है, तो लोकतंत्र है, खुली छूट है, जिसको जो बोलना है सो बोलता रहे। टीएमसी की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने ममता बनर्जी को फोन किया और अखिलेश यादव का नाम भी इसमें शामिल है। ये बात खुद ममता बनर्जी ने बताया। उन्होंने बताया अखिलेश यादव आज ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता भी आ सकते हैं और पिछले 4 महीने में अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से यह दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 27 जनवरी को चुनाव शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray,
Akhilesh Yadav, Tejoshi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। अब एक क्विक कमेंट अजीत जी, अखिलेश यादव 2 बार, एक पहली बार मुलाकात, अब फिर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का मुझे पूरा सपोर्ट है। ये कैसा सपोर्ट है जो इलेक्शन के टाइम काम नहीं करता? जब इलेक्शन में सपोर्ट नहीं किया आपने, वोट के समय सपोर्ट नहीं किया, परसेप्शन क्रिएट करने में सपोर्ट नहीं किया, बल्कि विरोध किया, नुकसान कराया, और उसके बाद अब चुनाव हार जाने के बाद सहानुभूति जताना ये एक अलग तरह की राजनीति है। हालांकि चुनाव में समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, अखिलेश यादव ने और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने समर्थन किया था, अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में सभा करने गए थे, तो इन लोगों की बात तो ठीक है। लेकिन सोनिया जी ने फोन किया या राहुल गांधी ने फोन किया तो ममता बनर्जी ने पूछा नहीं, उनसे शिकायत नहीं की कि भाई आप लोग तो हमको हरवाने के लिए काम कर रहे थे, आपने क्या हमको सपोर्ट किया जो आप हारने के बाद सहानुभूति जता रहे हैं। अखिलेश यादव की अपनी राजनीति है। देखिए, जो इंडी ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक जिसको इंडिया ब्लॉक है, उसके अंदर एक दबाव समूह था, एक उप समूह था उसके अंदर का, जो कांग्रेस का विरोध करता है। उसमें अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सब लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का विरोध करते हैं उस गठबंधन के अंदर रह के। तो इनका भी समूह पूरा बिखर गया। अब इसमें भी एक बेचैनी है कि भाई उनकी नेता हो सकती थी ममता बनर्जी, तो अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होती है, हो सकता है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, एआईएडीएमके विधायकों ने विजय को सपोर्ट करने की मांग की है। एआईएडीएमके के विधायक दल की बैठक टल गई है और विधायकों की संख्या कोई 1, 2, 3, 10 नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा विधायकों का एआईएडीएमके को अल्टीमेटम है। मैं शब्दों पर बहुत गौर करते हुए इनका इस्तेमाल कर रही हूं। ये अल्टीमेटम है, विजय को सपोर्ट नहीं तो एआईएडीएमके टूट सकती है। अब से कुछ ही देर में विजय के घर पहुंच सकते हैं एआईएडीएमके के विधायक। और सीवी षणमुगम के नेतृत्व में बगावत की तैयारी हो रही है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त जुड़े हुए हैं। राघवन, ये बड़ा डेवलपमेंट है, ये तो एआईएडीएमके टूट की कगार पर आ गई है। बिल्कुल, देखिए 50 साल में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब एआईएडीएमके को न तो विपक्ष मिल रहा है और न ही सत्ता का सुख भोगने की उनकी अब जो है वो आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही, क्योंकि थलपति विजय ने पूरे गेम को यहाँ पर चेंज कर दिया। कल रात में एडप्पाडी पलनीस्वामी के आवास पर जो एआईएडीएमके के विधायक हैं उनकी बैठक हुई थी। आज एक ऑफिशियल बैठक एआईएडीएमके हेडक्वार्टर्स में सीवी षणमुगई में होनी थी, जहां पर ये स्ट्रैटेजी तय करनी थी कि अब एआईएडीएमके का रोल क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा हमें बताया जा रहा है कि 47 में से तकरीबन 40 विधायक मीनाक्षी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में उनको टीवीके को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो आउटसाइड सपोर्ट हो, चाहे वो सरकार के अंदर जाकर सपोर्ट हो, क्योंकि ये मैंडेट जो है वो डीएमके के खिलाफ है और टीवीके में इसका साथ, टीवीके का साथ हमको देना ही होगा। और जब एडप्पाडी पलनीस्वामी ने ये कहा कि इसके बारे में वो विचार करेंगे, तो उसी वक्त ये कहा गया, रात में जब उनके घर पर ये बैठक हुई थी तब ये कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें फिर कुछ दूसरे रास्ते सोचने होंगे। और सीवी षणमुगम ये एक एआईएडीएमके के बड़े नेता हैं, एमएलए हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनके घर पर कुछ देर में जो विधायक जो ये चाहते हैं कि वो टीवीके के साथ जाएं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अगर ये तादाद 30 से ज्यादा हो जाती है तो हम ये देखेंगे कि अगर एडप्पाडी पलनीस्वामी टीवीके को सपोर्ट करने का फैसला नहीं लेते हैं तो एआईएडीएमके में एक बड़ी टूट हो सकती है। नहीं तो पलनीस्वामी के सामने अब तो 2 ही विकल्प है। पहला विकल्प तो यह है कि वो पार्टी टूट जाने दे और दूसरा विकल्प यह है कि वो टीवीके के साथ मिलकर इस सरकार को सपोर्ट कर दें। इसमें आपको दोनों में से कौन सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है? जी देखिए, टीवीके की तरफ से भी एक जो बयान कह सकते हैं अनऑफिशियली जो फीलर्स भेजे गए हैं उसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि डीएमके के अलावा अगर कोई भी पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है, उसमें बीजेपी का भी नाम हालांकि शामिल है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे में एआईएडीएमके के सामने बड़ा संकट यह है, पलनीस्वामी के सामने खासतौर पर, कि वो क्या बीजेपी से बाहर निकलकर एआईएडीएमके के साथ टीवीके के साथ वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी बात पर मंथन वो करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा जो दबाव है वो उस गुट की तरफ से मिल रहा है
रहा है। जो निर्वाचित विधायक हैं एआईडीएमके के, वो कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब जो हम फैसला करेंगे आप उसको मानिए या फिर हम अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये इस बात की सूचना मिल रही है कि कुछ ही देर में सीवी षणमुगम के आवास पर चेन्नई में ये सारे विधायक जो आए हैं विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे चेन्नई, जो विधायक बैठक की जो बैठक है वो टल गई है, वो सब सीवी षणमुगम के घर पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, टीवी के चीफ विजय आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी टीवीके को समर्थन का लेटर राज्यपाल को सौंपा जाएगा। कांग्रेस के टीवीके को समर्थन से डीएमके नाराज चल रही है। वहीं कुछ देर पहले पीएमके के चारों विधायकों ने विजय से मुलाकात की है। इसका मतलब तो यह है कि पीएमके ने विजय को सपोर्ट करने का फैसला कर ही लिया है। लेफ्ट पार्टियां 8 मई के बाद अपना स्टैंड क्लियर करेगी। आईयूएमएल के दोनों विधायक और डीएमके गठबंधन के साथ ही रहने का जो उनका एक निर्णय है और विजय के साथ सरकार में शामिल नहीं होने का निर्णय है। एक तो पहले इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं अजीत जी। पश्चिम बंगाल में तो एकदम क्लियर मैंडेट है, यहाँ पे 10 कदम दूर रह गए विजय, तो एआईडीएमके टूट की कगार पर आ गई। देखिए, इसका कारण यह है कि ये जैसा अभी बता रहे थे राघवन कि इतने लंबे अरसे के बाद 50-60 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई डीएमके और अन्ना डीएमके जो दो पार्टियां हैं ये दोनों सत्ता से बाहर हुई हैं। तो ये इतना बड़ा बदलाव है, इसको एक भूकंप की तरह है। ये दोनों पार्टियां सोच ही नहीं सकती थी। उनके एक जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स होती है वो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स थी कि इधर से निकलिए इधर चले जाइए, मतलब डीएमके के हाथ से सत्ता जाएगी तो एडीएमके को मिलेगी। इस बार ये नहीं हुआ है। तो दोनों ही पार्टियों में डीएमके एडीएमके में बहुत बेचैनी है कि एक नई पार्टी आई है। एक तो ये है, इसकी वजह से ये चरनी हम लोग जो देख रहे हैं विधायकों के अंदर, अभी डेवलपिंग स्टोरीज है, इसको हम लोग को समझना होगा कि क्या कारण हो सकता है इसका। लेकिन अगर 4 विधायक पीएमके के और 5 कांग्रेस के मिल जाते हैं तो ये बहुमत का आंकड़ा 118 से एक कम 117 पहुंच जाएंगे ये। और इतने पर भी ये सरकार बनाएंगे, अगर जाकर के दावा पेश करते हैं सरकार बनाएंगे तो कोई उनको चैलेंज नहीं करेगा, कोई उनकी सरकार को विश्वास मत के दौरान गिराने का प्रयास नहीं करेगा। सरकार उनकी सुरक्षित है बिना समर्थन दिए, एडीएम के समर्थन दे न दे सरकार सुरक्षित है। तीसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस के समर्थन का पत्र वो देंगे तो कांग्रेस की शर्त है, जो सशर्त समर्थन कांग्रेस ने दिया है कि आप बीजेपी का समर्थन नहीं लेंगे तो बीजेपी आउट हो गई। इसका मतलब एडीएमके और बीजेपी दोनों समर्थन अगर लेंगे विजय तो फिर सिर्फ एडीएमके का लेंगे, बीजेपी तो वो तो विजय पहले कह चुके, जो राघवन बता रहे हैं कि हमें डीएमके के अलावा वो किसी भी पार्टी के समर्थन लेने के लिए तैयार तो हैं। कांग्रेस का लेंगे तो बीजेपी का नहीं लेना होगा क्योंकि बीजेपी की ये शर्त है। तो कांग्रेस का लेंगे तो डीएमके नाराज नहीं होगी? नहीं, तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, डीएमके तो नाराज है ही। और ये तो डीएमके और कांग्रेस में पहले से नाराजगी चल रही थी। कांग्रेस के लोकल लीडरशिप जो है, जो खासतौर से मणिकम टैगोर जिसको लीड कर रहे थे, वो चाहते थे कि विजय के साथ तालमेल हो। ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये हवाला दिया पुराने अलायंस का और उसके बाद ये अलायंस नहीं। लेकिन ये मैं 30 विधायकों पर फिर से आना चाहती हूं कि अगर 30 विधायक जाकर एआईडीएमके के पार्टी तोड़कर अमिताभ जी अगर समर्थन कर देते हैं तो एक ही पार्टी के 30 विधायक जब आके जुड़ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी और बहुत ही सुरक्षित सरकार दिखाई देगी, लेकिन एआईडीएमके खत्म हो जाएगी। देखिए क्या है कि टीवी के जो ये चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर करके आई है, जो कांग्रेस और भाजपा 50-60 सालों में नहीं कर पाए, वो टीवीके ने कर दिया इनके लिए। अब नेशनल पार्टीज के लिए, कांग्रेस और बीजेपी के लिए टीवीके ने काम कर दिया। अच्छा, कैसे? अब कांग्रेस और भाजपा यहां पर टीवीके की बदौलत मजबूत होने लगेंगी। कैसे? जैसे अजीत भाई साहब ने कहा, एआईएडीएमके पिछले 5 साल से पावर में नहीं है और अब अगले 5 साल नहीं रहेगी, 10 साल। वैसे भी पार्टी में बहुत सारे फैक्शंस हैं। ईपीएस की उम्र 72 हो चुकी है। अब पार्टी जो है एक नई लीडरशिप के लिए को ढूंढ रही है इस हार के बाद। डीएमके में स्टालिन खुद चुनाव हार गए, उनका बेटा जीत करके आया। किसी तरह से आई थिंक 4 या 5 हजार जो भी उस मार्जिन से जीता है। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। अब इसीलिए डीएमके की बैठक टल रही है। अब एलओपी कौन होगा? उदयनिधि होंगे। जैसे ही उदयनिधि एलओपी होंगे डीएमके में टूट होगी। तो अब डीएमके और एडीएमके दोनों ही टूट के कगार पर हैं। और कांग्रेस और भाजपा जिसको 1 सीट आई है और कांग्रेस जिसको 5 सीटें आई हैं, वो आज जो इतने सालों से नहीं कर पाई वो विजय ने कर दिया। एग्री? नहीं है, ठीक बात है। अभी एडीएमके में चूंकि बहुत सारे फैक्शंस हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सीवी षणमुगम का भी एक पनीर सेल्वम उधर चले गए, वो भी एक बड़ा आधार। पनीर सेल्वम क्या जाति का जो आधार होता है वो तो थेवर ही था ना डीएमके का। तो ये तो गौंडर हैं अपने पलानीस्वामी,
तो थेवर का एक समर्थन टूटा, वो तो किसी तरह से अमित शाह दिनाकरन को लेके आए, जो एक आधार रहा, दिनाकरन इधर रहे, तो वो एक दिनाकरन अपना पुश और पुल कर रहे होंगे, पलानीसामी कर रहे होंगे, षणमुगम कर रहे होंगे, बाहर रह के पनीरसेल्वम कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बात को समझिए कि अलाइन होना चाहते हैं अन्ना डीएमके के लोग, और विजय ने एक ऐसा दाव फेंक दिया, ऐसा जाल कि हमारे साथ आओगे तो हम सरकार में शामिल कराएंगे। तो सरकार में ही शामिल हो जाते हैं चल के, बाहर से समर्थन क्या देना, सरकार में चल के शामिल हो जाते हैं। भाई अभी तक 5 साल सत्ता से बाहर थे, अभी चलते हैं सरकार में शामिल हो जाएंगे, सत्ता में रहेंगे। तो ये भी बेचैनी होगी हमको लगता है 29 विधायकों। एक लाइन में एकदम बताइएगा, एआईजीएमके पूरी पार्टी जाकर शामिल होगी या पार्टी टूटकर सीवी षणमुगम के नेतृत्व में विधायक शामिल होंगे? नहीं, अगर पूरी पार्टी करेगी तब तो ये समर्थन इनको ऐलान करना होगा पलानीसामी को कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं, हमारा सरकार को समर्थन रहेगा। लेकिन ज्यादा चांस इस बात के हैं कि वो लोग सरकार में शामिल होना चाहेंगे, कि हम सरकार में जाके शामिल हो, तो वो प्रेशर रहेगा। ठीक, राघवन आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त एआईजीएमके के विधायक जाकर मुलाकात कर सकते हैं थलपति विजय से। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए हम दोबारा आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका राघवन। देखिए, बंगाल के नतीजे का इम्पैक्ट कहां कहां दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। अखिलेश यादव की अभी हम बात कर रहे थे। अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली जो चुनाव प्रबंधन कंपनी है आईपैक, इसके साथ अपनी डील रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने चुनाव प्रबंधन के लिए आईपैक को हायर किया था, लेकिन बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने अपना फैसला बदल दिया, आईपैक से अपनी डील रद्द कर दी। आपको बता दें, बंगाल में टीएमसी की चुनावी रणनीति और चुनाव प्रबंधन आईपैक ही कर रही थी। कुछ केसेस भी हुए। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि 10 महीने में चुनाव है, उससे पहले अब उनका चुनाव प्रबंधन कौन देखेगा? आईपैक से डील रद्द हो गई। अभी मैं आपको यही कह रहा था कि अखिलेश जी जो आप कह रही थी बातें कि 3 या 4 बार गए थे ममता बनर्जी से मुलाकात के करने पास, के तो लिए। एक्चुअली वो आईपैक को हायर करना चाह रहे थे अपने चुनावी प्रबंधन के लिए। अब आईपैक के तीनों डायरेक्टर्स के खिलाफ ईडी केसेस हैं, ऋषिराज, चंडेल और एक प्रतीक जैन करके व्यक्ति हैं। और आईपैक सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बंगाल में तो हेल्प कर रही थी ममता बनर्जी को, और तमिलनाडु में हेल्प कर रही थी डीएमके को। ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया। जिन 2 पार्टीज को हेल्प कर रही थी वो हार गए। चलो, चुनाव में हार जीत चलता है। दोनों के सीएम ही हार गए, सिटिंग सीएम दोनों दलों को, जिसको आईपैक कंसल्टेंसी कर रही थी। और इसमें एक और कंपनी शामिल थी, वो है एसटीसी, ठीक है, शो टाइम कंसल्टिंग। तो शो टाइम कंसल्टिंग और आईपैक, ये दोनों को मिला करके अखिलेश देने वाले थे, और ये दोनों ही डील जो हैं वो अभी रद्द हो गई। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती यही है। एक तो चुनावी कारण है जो बताया अभी अमिताभ जी ने, दोनों सीएम मुख्यमंत्री हारे, पार्टियां हारी, तो एक तो ऐसे ही आपको एक मोमेंटम के साथ जाना होता है। अगर ये मोमेंटम होता, अगर ये दोनों जीते रहते तो आईपैक का भी मोमेंटम होता कि आईपैक जीताती है, तो एक साइकोलॉजिकल असर होता पश्चिम बंगाल में। तो एक तो साइकोलॉजिकल आपका असर खराब हो गया, साइकोलॉजिकल जो असर हो सकता था। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने देखा कि चुनाव के बीच में, पहला तो 8 जनवरी को छापा पड़ा था, जब प्रतीक जैन के यहाँ वो सारा ड्रामा हुआ, ममता बनर्जी गई, कागज वागज छीन करके ले आई। उसके बाद चलते चुनाव में ईडी ने छापा मारा। कोयले की तस्करी का पैसा दिए जाने की खबर है कि वो पैसा ब्लैक से व्हाइट किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। अब उसमें विनेश चंदेल अरेस्ट हो गए। फिर वो ऋषिराज को बुलाया बीच चुनाव के बीच में, प्रतीक जैन को बुलाया चुनाव के बीच में पूछताछ के लिए। और इस बीच खबर आई कि सारे ऑफिसेज बंद हो गए आईपैक के, और आईपैक ने ममता बनर्जी के लिए काम करना बंद कर दिया। तो अखिलेश यादव को यह भी चिंता होगी कि ये तो ईडी की जांच चलती रहती है, ये तो 2020 के मामले में 26 में छापा मारा, तो 26 के मामले बनाएंगे या ईडी को जवाब देंगे? अगर चुनाव के बीच में आईपैक के दफ्तरों पर छापे पड़े, उसके लोग अरेस्ट हुए, पूछताछ के लिए बुलाए गए, तो वो लोग क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो इस डर से भी उन्होंने पीछा छुड़ाया कि भाई अब दूसरा ही कर लेंगे। जो बात आपने कही ना ममता बनर्जी की और स्टालिन की भी, मुझे प्रशांत किशोर का एक पुरानी बात याद आ गई कि आप किसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप इस रेस के कौन से घोड़े के लिए आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस पर भी बहुत निर्भर करता है। जब वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा थे, और वो उनकी ताकत इस देश में, ऐसा नहीं है, जो उनका विरोधी भी है वो भी जानता है उनकी ताकत क्या है। और ममता बनर्जी के सामने और स्टालिन के सामने तो हार दिखाई दे रही थी और एंटी इनकम्बेंसी खड़ी थी। तो केवल मैं इसमें आईपैक को दोष नहीं दूंगी, उन दोनों चेहरों को भी दोष दूंगी जिनके लिए वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे। जब आप क्रेडिट लेते हैं ना, तो दोष आपको लेना पड़ता है, डिस्क्रेडिट भी लेना पड़ेगा। और अगर स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा हट करके अब आपको एडीएमके की बात बता देता हूँ। एडीएमके के स्ट्रैटेजिस्ट हैं हरि कसुला और श्रवंत देवभक्तिनी। ये प्रमन्य कंसल्टिंग स्ट्रैटेजी करके कंपनी है,
और वो ईपीएस को एडवाइस कर रहे हैं कि आपको बाहर से समर्थन देना चाहिए। वैसे भी 30 लोग टूट के भी आएंगे या 47 लोग आएंगे, विजय तो किसी को मंत्री नहीं बनाने वाले, ही डज नॉट रिक्वायर देम, करेक्ट। तो अगर पॉलिटिकल रेलेवेंस आपको चाहिए तो आपको आज विजय को बाहर से समर्थन देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो पॉलिटिकल रेलेवेंस की बात हो गई, तो अखिलेश यादव सरकार बनाना चाहते हैं और अपना भी रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो आईपैक को लेकर डील भले ही रद्द हो गई हो, बंगाल को लेकर यूपी में इधर सियासत खूब शुरू हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री हैं ओपी राजभर, अखिलेश यादव पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया। राजभर ने अखिलेश यादव के लिए ट्वीट किया। उन्होंने कहा एसी यानी एयर कंडीशन और पीसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसी और पीसी वाला नेता अखिलेश यादव है। उन्होंने दावा किया कि 2027 चुनाव के बाद अखिलेश यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी और अखिलेश यादव लंदन चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अखिलेश यादव जी ट्वीट एसी और पीसी के नेता हैं, उनको लेकर मेरे मन में कभी संदेह नहीं रहता। बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर ममता दीदी के जीत की मुनादी शुरू की, उसी दिन पक्का हो गया था कि वो हारने जा रही हैं। अखिलेश जी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का समर्थन किया, वो हार गए। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार का समर्थन किया, वो भी हार गए। तेजस्वी के लिए गांव-गांव घूमे, तेजस्वी हार गए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे, वो भी पराजित हो गए। अखिलेश यादव खुद 2014, 17, 19, 22 का चुनाव हार गए, 27 में भी हारेंगे। अखिलेश के पीछे सजातीय वोटों के अलावा कोई ताकत नहीं, कोई गुण नहीं। दोपहर तक सोते हैं, एसी से बाहर निकलते नहीं और फिर सोशल मीडिया के अलावा कहीं दिखाई देते नहीं। और अगर मैं इसमें एक सनातन वाला एंगल भी लेकर आऊं, जो ओम प्रकाश राजभर ने नहीं किया, लेकिन हमने देखा योगी आदित्यनाथ का एक बयान है। जरा पीसीआर योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान भी लगा दें, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सनातन को गाली देगा, जो सनातन की आलोचना करेगा, अपशब्द कहेगा, उसका फूफड़ा साफ हो जाएगा। ये खासतौर से तमिलनाडु के संदर्भ में इस बात को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि डेंगू है और मलेरिया है, ये सनातन का जो है इसको समाप्त कर देना चाहिए है। तो ये जो वहां का बयान था और साफ हो गई पार्टी, वो किसी को अंदाजा नहीं था, हार गई। तो इसको जोड़ा गया है उससे तमिलनाडु से कि सनातन का विरोध ही, चूंकि दूसरा कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है कि सनातन का विरोध, अब उस बात को चूंकि उसका लाभ मिल जाएगा यहाँ नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में, तो वो कहा गया ममता बनर्जी को सनातन विरोधी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये माना गया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण तो कर रही थी, मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। अखिलेश यादव पर आरोप यही है तुष्टीकरण की राजनीति का, कि वो सनातन विरोधी तो न कह के उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही जाएगी। और ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग नैरेटिव है। और आप देखिएगा कैसे असम और बंगाल के आंकड़े आएंगे उत्तर प्रदेश में। हम लोग आज अभी बता दें कि आज ही हमने देखा, एक रिपोर्ट देखी कि ममता बनर्जी के 42.5% एमएलए मुस्लिम है। अभी जो 80 जीते हैं, इसमें से 33 मुसलमान है। और असम में कांग्रेस पार्टी के 19 में से 18 मुसलमान है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दोनों मुसलमान है। पश्चिम बंगाल में जो दूसरी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी, दोनों मुसलमान है। जो तीसरा एक लेफ्ट का था, वो भी मुसलमान है। पता नहीं वो जीता या आखिरी काउंटिंग में वो पिछड़ गया। लेकिन मतलब बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं, उनमें सिर्फ मुसलमान जीत रहे हैं। तो ये नैरेटिव आएगा उत्तर प्रदेश तक। ये बड़ी चिंता की बात होगी अखिलेश यादव के लिए। ये नैरेटिव आए कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण ही करते हैं और मुसलमान ही आपको वोट देता है, तो ये अपने आप में सारा खेल बिगड़ जाएगा, सारी राजनीति बिगड़ जाएगी। तो ये सनातन वाला एंगल जो आपने जोड़ा वो ठीक है। और ये बात लेकिन जो राजभर कह रहे हैं, इस बात ये एक आई ओपनिंग चीज है और तमाम चीजों को नेताओं के लिए सबक लेने की बात है। चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या जो भी राहुल गांधी भी, कि आपके बारे में ये धारणा है कि आप लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप लोग जो है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, आराम की जिंदगी जीते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के जितने भी नेता हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए। कल बड़ी अच्छी बात ये सज्जन जी से एक शो में डिस्कशन के दौरान ये चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये जितने भी सिल्वर स्पून वाले हैं ना, जिन्हें सत्ता हस्तांतरित होकर मिली है, तो वो मेहनत कर ही नहीं सकते जैसे बीजेपी कर रही है। नहीं कर सकते। बीजेपी ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक विपक्ष में बैठकर राजनीति की है, तो इसलिए वो जानते हैं कि विपक्ष में बैठना क्या होता है और राजनीति के लिए, सत्ता में आने के लिए लड़ना क्या होता है। मुलायम सिंह को ही देखे ना, जितनी मुलायम सिंह ने मेहनत की है, साइकिल से घूम के मुलायम सिंह और शिवपाल यादव ने पार्टी का संगठन खड़ा किया। साइकिल चलाएंगे इतनी देर अखिलेश यादव? ये आपने तो कैसा उनके सामने चुनौती रख दी है, कहाँ चलाएंगे वो। अच्छा, कोलकाता जाने से पहले अखिलेश यादव जो है शाहजहांपुर भी जाने वाले हैं। एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ की हम आपके सामने रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को बंगाल में जिताने के बाद
अब इधर उत्तर प्रदेश में भी अपनी चुनावी प्रक्रियाओं को धार देना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की जो भी अपेक्षा करेगा, जिस बयान का मैं जिक्र करी थी, आप बयान ही चला दीजिए। अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी ला के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। वो बात बंगाल की कर रहे थे। और जो अभी पूजा की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की तस्वीर है और बाबा की पूजा करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का हम जिक्र कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है अखिलेश यादव ने अमिताभ जी ये बात जाने दी है, उन्होंने भी तंज किया है। और जो उन्होंने पोस्ट किया है वो भी दिखा दें। उन्होंने एक पोस्ट किया और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजभर के मुंह से गलती से निकल गया कि पीडीए की सरकार आ रही है, और उन्होंने शेयर किया इसे। और अखिलेश यादव ने लिखा कि सच अपने आप निकलता है और झूठ सोचकर बोला जाता है। आपने सच कहा, सही कहा, पीडीए आ रही है। कोहनी मारकर मुंह से निकले सच को बदलने की कोशिश ना की जाए। सच तो यह है कि मन से तो ये भी पीडीए ही है, बस अपने लालच के मारे हैं। 100% राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। पीडीए आ रहा है, एनडीए। ये गलती से मिस्टेक तो हो गई अमिताभ जी, लेकिन बड़ी पिक्चर ये है कि अगर पीडीए वाला फॉर्मूला चल गया जैसे 2024 में चला था लोकसभा चुनाव में, और समाजवादी पार्टी के अच्छे सांसद जीत के गए, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये 80-20 वाला फॉर्मूला चल गया तो फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे? देखिए क्या है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो आज भी पीडीए की ही सरकार है। पूरे भारत में अगर भाजपा की सरकार है तो किसका विकास हुआ है भाजपा की सरकार में? पिछड़ों और दलितों का नहीं हुआ। पिछड़ों और दलितों और अगड़ों का हुआ है, अल्पसंख्यकों का भी हुआ है, क्योंकि आज की डेट में 30 से 35% बेनिफिशियरी हर राज्य के स्कीम में और पूरे भारत के स्कीम में मुस्लिम समाज से हैं। तो आज भी सरकार है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं है। उन्होंने वो एक्रोनिम उठा लिया है, पहली बात। दूसरी बात, जो एसी और पीसी की बात हो रही है, तो एसी के बारे में तो ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा मैं, लेकिन पीसी की अगर बात करूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस इज एन आउटडेटेड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री ने पिछले आई थिंक कितने 12 सालों में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? ऐसा नहीं है कि वो जैसा नैरेटिव है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते या वो डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज एन आउटडेटेड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जमाना है ही नहीं। तो अगर आप किसी चुनाव में, और अखिलेश यादव क्या कर रहे थे 2022 के चुनाव में, उनकी ही अब नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनकी ही जाति कम्युनिटी का एक उनका पीआर एडवाइजर थे, उनको उन्होंने हायर कर दिया। वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे सर, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लेना देना नहीं आज की पॉलिटिक्स में। आज सोशल मीडिया एक बात है जरूर, और दूसरा है जमीन पर आपका जो कार्यकर्ता है, कैडर है, आपकी आइडियोलॉजी को कितनी मजबूती से रख रहा है और कितनी मजबूती से आपकी बात को पहुंचाता है। एक और चीज जोड़ता हूं सिर्फ इसमें, आप भूल गया क्या जोड़ रहा था, कि ऐसा नहीं कि जनता की जो उपेक्षा करेगा, आज है कि मेजॉरिटी। देखिए पिछले 12 सालों में हुआ क्या है, एक बहुत बड़ा बदलाव जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे। मेजॉरिटी इस भारत में माइनॉरिटी की तरह नहीं रह सकता। ये सबसे बड़ा मैसेज पिछले 12 सालों का है। मेजॉरिटी कैन नॉट लिव लाइक माइनॉरिटी इन अ कंट्री। भाजपा ने कोई हिंदुत्व का परचम, कोई यही चीज की सीडिंग हुई है। मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी की तरह नहीं रह सकता। जैसा यूपीए में,
जैसा बंगाल में या जैसा किसी और राज्य में रह रहा है। इससे थोड़ा सा बस मैं फिर एक खबर भी दिखानी वो बहुत जरूरी है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की तरह नहीं रह सकता। यही जो तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं और ये जो नैरेटिव बंगाल से आया, बंगाल का उन्होंने नाम ले लिया, एक ये कहा जाता था ना, और ये बीजेपी के हर नेता ने कहा कि दो लोग अगर बिना हेलमेट के पकड़े जा रहे हैं तो जो मुसलमान है उसको जाने दिया जाएगा, जो हिंदू है उसका चालान कटेगा। ये बंगाल में होता था। तो ये सिर्फ ये आप कर दीजिए कि चालान कटे तो दोनों का कटे। मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी की तरह नहीं रह सकता है कि आप टारगेट हो और चूंकि वो वोट बैंक है तो उसको सारी सुविधाएं आप दे, ये नहीं हो सकता है। जो जिस सबके लिए आप अन्याय मत करिए, अत्याचार मत करिए, लेकिन बराबर की तरह ट्रीट करिए। ठीक, बंगाल और असम के नतीजे से इंडिया अलायंस में कितना हड़कंप है उसकी एक खबर आपको और बता दूं। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है और अखिलेश यादव अब चलिए कम से कम मैदान में उतरे तो सही, तैयारी शुरू कर दी है। शाहजहांपुर जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। कटरा, जलालाबाद, ये वो इलाके हैं, तिलहर, शाहजहांपुर, ददरौल और पुवाया, 6 की 6 सीटें हैं। जी बीजेपी का कब्जा है यहाँ पे। हाँ, तो अभी शुरू किया है। अभी इन्होंने, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे यहाँ, तभी ये ग्रेटर नोएडा भी आए थे, इधर मेरठ में भी उन्होंने सभा की। तो चुनाव आगे धर्म तो 10 काटा महीने देख है। लीजिए अमिताभ जी, 80% हिंदू, तकरीबन 17.5% मुस्लिम। तो यही करेंगे अखिलेश यादव। देखिए पूरी राजनीति ये होगी कि मुसलमान तो ऐसे वोट देगा हमको, जैसे बंगाल में देख रहे हैं। अब असली पीडीए है, पीडीए में भी ये छोड़ दीजिए, पिछड़ा दलित है जिसको टारगेट करेंगे अखिलेश यादव की वो वोट आए, क्योंकि उनको पता है कि उसके बगैर नहीं हो सकता है। और पिछड़ा दलित में भी गैर यादव पिछड़ा है। देखिए वो पिछड़ा में भी यादव तो मान के चल रहे हैं कि आएगा हमको। तो अब 80% जहां वोट है उसी को टारगेट करेंगे ना, वही राजनीति है। कन्नौज का यादव भी नहीं आ पाया था, लेकिन ये भी हमें याद है। अमिताभ जी, क्विक कमेंट ऑन दिस ग्राफिक्स, ये जो डिटेल है। वही बात है कि जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिक्स है, जब हिंदू समाज का वोट जब विभाजित हो रहा था अलग अलग कास्ट ग्रुप्स में, SC ST, यादव, नॉन यादव, OBC, अपर कास्ट, ब्राह्मण, अदर अपर कास्ट, तो हम लोग 20 या 30% या 25% जहां पर भी मुस्लिम आबादी थी उसको एक अलग से कैटेगराइजेशन करके आज तक हम लोग एनालिसिस करते आए हैं कि ये मुस्लिम डोमिनेंट इन्फ्लुएंस सीट्स है। अब आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि मुस्लिम समाज 50% से कहाँ ऊपर है, सिर्फ वहीं पर मुस्लिम समाज का इन्फ्लुएंस है। बाकी जगहों पर इन्फ्लुएंस जो है अब कम रहने वाला है। ये बार बार चुनावों में हम देख रहे हैं। आज दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका, अजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दमदार 10 में शामिल होने के लिए।